लेकिन सब पे भरोसा करना भी मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है। और किसी किसी पौधों पर ये देखिए कुछ इस तरह से फलियां आने लग गई हैं। और हमको ठीक सामने जाना है, तो अब बोट से चलते हैं। हमारे इधर साइड लौकी सिर्फ बरसात के टाइम पर होती है, और इधर साइड देखिए ये अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मिर्च हमको दिखाई दे रही हैं, और हम यहाँ से मिर्च खरीदने वाले हैं। चिपक चिपक के चल रहे थे ना, मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं कह रहा था सफोकेशन हो रही है। हाँ वही तो मैंने सासू जी को बोला कि इनका बुढ़ापे में कभी नहीं आना नहीं हमने। हाँ, जब भी किसी भी धाम के दर्शन करो ना तो जवानी में करो भाई। वही तो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ महाराष्ट्र राज्य के धुले शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। ये मुंबई टू आगरा हाईवे है, और कल हमने इसी हाईवे के नज़दीक ही इस खूबसूरत से होटल में नाइट स्टे किया। होटल रूम से चेकआउट करने के बाद एक बार नाश्ता करते हैं, और उसके बाद आज के खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही हम महाराष्ट्र राज्य से दूसरे राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी आ गया है, और आज के ब्रेकफास्ट में है भिंडी मसाला, उसके साथ गर्मा गर्म रोटियाँ, साथ में सैलेड में प्याज है। यहाँ के लोग प्याज ज़्यादा खाते हैं। यहाँ प्याज ज़्यादा होता ना, होता भी ज़्यादा है और खाते भी ज़्यादा है। आप पहले चाय मंगा दी, ठंडी हो गई। अच्छा कोई नहीं, दोबारा मंगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। सासू जी ने चाय पी ली? 2 गिलास। अच्छा अच्छा। और अभी रूम से सीधे गाड़ी में चला गया सोने के लिए। बोला मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, पता नहीं कितना सो रहा है। शायद ना उसको जेठीमाँ के घर की याद आ रही है ना, और फिर इसलिए सो रहा है वो, है ना, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि बोल रहा था मेरा मन नहीं कर रहा वापस जाने का, तो उसके लिए पैक करवा देंगे, है ना, क्या करें। यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ाई वाली जगह है, लोड ट्रक बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, इसलिए जाम जैसी स्थिति बन गई है। और सामने पर है बिजासन माता रानी जी का मंदिर। सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, और इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य को पीछे छोड़ हम बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की ओर सफ़र में आगे। महाराष्ट्र राज्य का सफ़र हमारा बहुत ही बढ़िया रहा। हम जितने दिन भी यहाँ रहे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और महाराष्ट्र राज्य को पीछे छोड़ जैसे ही हम मध्य प्रदेश में आए, वैसे ही मुझे मुंबई की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अपनी जेठीमाँ की खुद लग रही है। थोड़ी देर पहले जेठीमाँ का कॉल आया हुआ था कि कहाँ पहुँचे, और जब तक हम घर नहीं पहुँचे ना, तब तक बार बार कॉल आते रहेंगे, उनको चिंता लगी रहती है। और इस बार अभी की तबीयत भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, ना ही गाड़ी में। और सर्दियों के मौसम का तो यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था। हमारी इधर साइड बर्फ़बारी हो रही है, और इधर साइड बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। और बहुत सारे लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए हुए थे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आप या तो हमसे मिलने के लिए आ जाइए, या हम आपको मिलने के लिए आते हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो हम दोबारा ज़रूर आएंगे महाराष्ट्र में, तब आप सभी लोगों से मिलेंगे। एक मीटअप रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में। और बहुत बढ़िया लगा आप सभी लोगों के कमेंट पढ़कर। काफ़ी सारे लोग बिल्कुल नई नई जगहों को सजेस्ट करवा रहे थे कि आप यहाँ घूम सकते हैं। तो पूरा घूमने के लिए तो 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। खैर कोई नहीं, जो भी जगह बच गई है ना, वो हम अगले चक्कर आएंगे। अभी तो हम अभी की छुट्टियों के हिसाब से महाराष्ट्र में घूमने के लिए आए थे। तो अभी भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। हम इधर उधर के खूबसूरत जगहों पर दर्शन करने के लिए जाएंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे, है ना। डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे, इधर उधर घूम घूम के जाएंगे। और मध्य प्रदेश में आते ही इन खूबसूरत खेतों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हो रखी है कड़वा करेला की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और गेहूं के खेत भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। इधर साइड ये टमाटर की खेती हो रखी है। अभी हम एक खूबसूरत सी लोकेशन पर रुक गए हैं। यहाँ पर से जहाँ तक भी नज़र जा रही है बिल्कुल हरे भरे खेत देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हम रुके हुए हैं इस दुकान पर, यहाँ पर गन्ने का जूस मिलता है। और ये देखिए गन्ना यहाँ पर भी रखा हुआ है, इतने मोटे मोटे गन्ने। ये साफ़ नहीं कर रखा है, एक बार साफ़ करके फिर वहाँ रखते हैं। यहाँ पर गन्ने जूस की मशीन रखी हुई है, तो एक बार जूस का आनंद लेते हैं। अभी इस बड़े से चने के खेत पर इन पौधों पर फ्लावरिंग हो रखी है। वाइट कलर के छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, और किसी किसी पौधों पर ये देखिए कुछ इस तरह से फलियां आने लग गई हैं। और खेती करने का तरीका बहुत बढ़िया है, बीच में स्पेस भी छोड़ा हुआ है, और ये पानी के पाइप भी लगे हुए हैं।
हमारे इधर साइड लौकी सिर्फ बरसात के टाइम पर होती है और इधर साइड देखिए लौकी की बेल बहुत ही बड़ी बड़ी हो रखी है, उन पर फ्लावरिंग हो रखी है और बिल्कुल बड़े से खेत में लौकी की खेती करी हुई है। हमारे आगे से चल रही है गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धुआं भी छोड़ रही है और ये देखिए देसी जुगाड़ किया हुआ है। गाड़ी के शीशे वगैरह फोड़कर उसमें आदमी बैठा रखे हैं। हस्बैंड जी कौन सी गाड़ी है वो? टाटा की है ना वो। अच्छा, उस पीछे का शीशा फोड़ रखा, वहाँ भी 3 आदमी बैठा है। वही तो जुगाड़ का रखा है। और यहाँ शायद मिर्च की खेती अच्छी होती है, इसलिए मिर्च बेचने के कुछ इस तरह से स्टॉल लगे हुए हैं। अभी मैं फिर से गाड़ी से उतर गई हूँ और रोड के दोनों साइड कुछ इस तरह के मिर्च मसालों के स्टॉल लगे हुए हैं। बहुत ही प्रकार की मिर्च हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ये दीदी लोग हैं और ये भी मसाले वगैरह बेचते हैं। आपके अपने खेत के ही हैं ये? नहीं, ये लोग हम खरीद के लेके आते हैं। अच्छा, फिर आप बेचते हैं जी। अच्छा, ये अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मिर्च हमको दिखाई दे रही हैं और हम यहाँ से मिर्च खरीदने वाले हैं। देखो जी, ये अलग टाइप की हैं, ये अलग, इनके नाम तो मैं नहीं जानती लेकिन अलग अलग टाइप के हैं। जैसे हम यहाँ पर खड़े हो रखे ना, मिर्च की तीखी खुशबू बहुत तेज़ आ रही है और वैसे भी चारों तरफ सिर्फ मिर्च ही मिर्च दिखाई दे रही है। मुझे एक बार ही लगा कि ये क्या बेच रहे हैं भाई, कोई फ्रूट वगैरह होगा। फिर नज़दीक जाके देखा, अरे ये तो मिर्च हैं, फिर समझ में आया। मसाले भी खरीद लिए और अब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ओरिजिनल हैं या डुप्लीकेट हैं, है ना। पहले ही क्या बोल सकते हैं, वो तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल हैं, जब तक खाए नहीं तब तक विश्वास ही होता है नहीं। उन्होंने बोल दिया, हमने विश्वास कर लिया। विश्वास पर दुनिया कायम है ना। आगे बढ़ते हुए अभी हम खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में पहुंच गए हैं और हम यहां आए हुए हैं श्री ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। लेकिन यहां आते ही पता ही नहीं चल रहा है कि कहां गाड़ी पार्क करनी है। सारी जगह पार्किंग फुल हो रखी है। कोई बोल रहा है नाव से चलो, कोई बोल रहा है पैदल यहाँ से झूला पुल फुल हो रखा है, ये हो रखा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। रास्ते में काफ़ी सारे गाइड लोग मिलते हैं लेकिन सब पे भरोसा करना भी मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। अभी हम फिर से यहाँ से वापसी जा रहे हैं। एक भाई जी मिले जो आगे बाइक से जा रहे हैं, तो वो हमको लेकर जाएंगे। एक बारी हम इस जाम से बड़ी मुश्किल से निकले थे और फिर से जाम में फंसने के लिए आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमको गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिल गई और अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल। जिस गली में पहले नो एंट्री थी, वो भाई जी लोग आए तो उन्होंने हमको उस गली से अंदर भेजा और फिर हमने उनको 250 रुपये दिए। नहीं तो पता नहीं कहाँ से घूम घूम के आना पड़ता है ना। हालत खराब हो जाती है। वो लोकल लोग हैं ना, उनको पता है, तो वो लगे हुए हैं अपना, उनका बिजनेस ही वही है मुझे लग रहा है। गाड़ियों को अंदर करना और उनसे रुपये लेना। चलो कोई नहीं, हमको पार्किंग चाहिए थी, हमको वो मिल गई। पैदल थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर काफ़ी सारी फूल और पूजा सामग्री की दुकानें हैं और यहाँ सामने पर है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो एक बार हम श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, एक तो ब्रिज से होते हुए जाता है और एक जाता है नाव से होते हुए। तो अभी हम नाव वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ नर्मदा नदी में बहुत सारी बोट हैं और यहाँ पर आते ही बहुत ही रौनक भरा माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की और हमको ठीक सामने जाना है, तो अब बोट से चलते हैं। यहाँ पर हमारे लिए नाव आ गई है, तो अब इसमें बैठकर हम डायरेक्ट चलते हैं सामने मंदिर में। चलो अभी बेटा, मशीन पे हाथ मत लगाना, पापा का हाथ पकड़ो, चलो। ऐसी लंबी लंबी नाव में तो हम फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, तो अब लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, ये सबसे ज़रूरी है भाई। जैसे हम यहाँ ऊपर आए वैसे ही देखिए यहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सिंगल लाइन नहीं बल्कि 4-5 लाइन एक साथ लगी हुई है। जहाँ ये लाइन लगी हुई है हम इसमें खड़े हो गए हैं और भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि दर्शन हमको लगभग 4 घंटे के बाद होंगे। 4 घंटे नहीं, कल हो जाएंगे। कल हो जाएंगे। अभी तो सीधे कल की बात कर रहा है। हमको इस लाइन पर लगभग आधे घंटे के करीब हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या होगा आज तक? हालत खराब। वही तो, खड़े रह के तो कमर दर्द हो जाएगा, है ना सासू जी? हाँ, कल तो थोड़ा बैठने के लिए था त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कंजेस्टेड जगह है और गर्म हो रहा है भाई। मतलब
ऐसे लग ही नहीं रहा कि किसी ने जैकेट पहन रखे ना वो कैसे रहेंगे लाइन पर खड़े, बहुत मुश्किल है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है ना। हालत खराब हो गई, हाई करने के लिए कह रहे हैं। रात के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया और फाइनली हमको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। लगभग 4:30 बजे के करीब हम लाइन पे लगे थे और 4.5 घंटे लाइन पर लगने के बाद फिर जाके दर्शन हो पाए हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पहले तक तो यहाँ पर बहुत ही भयंकर भीड़ लगी हुई थी, अभी लाइन काफ़ी ऊपर तक जा चुकी है और यहाँ पर गेट वगैरह भी बंद कर दिए हैं। मैं सबसे देर तक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए लाइन पर खड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ तो और भी भयंकर हो गया। पूरे 4.5 घंटे लग गए और इतने चिपक के चल रहे थे ना, मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं कह रहा था सफोकेशन हो रही है मेरे को। हाँ वही तो। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था और तब से हमने कुछ भी नहीं खाया और अभी वापसी जाते टाइम चना चाट खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं भूख में, है ना। अभी भी खा रहा है चलो खाते खाते चलते हैं। सासू जी को भी भूख लग गई होगी, वो भी आराम से खा रहे हैं। रात के 10:30 बजे का टाइम हो गया और मंदिर से दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमने नाइट स्टे करने के लिए होटल रूम भी ले लिया और अब चलते हैं डिनर करने के लिए। यहीं बगल में ही जाएंगे तो आपको एक बार रूम दिखा देती हूँ। और आज वैसे भी लाइन पर खड़े रह कर बहुत ही हालत ख़राब हो गई और आज हमने कुछ इस तरह से 4 बेड का एक रूम लिया। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें और काफ़ी देर तक हम यहाँ पर बैठे रहे, थोड़ा सा थकान उतारी। थकान के मारे कोई भी खड़ा नहीं रह पा रहा है। चलो हाँ भूख भी लग गई तो चलो खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट किया था मैंने सासू जी को बोला कि इनका बुढ़ापे में कभी नहीं आना नहीं हमने। जब भी किसी भी धाम के दर्शन करो ना तो जवानी में करो भाई। वही तो, बुढ़ापे में तो पैर भी खड़े नहीं रह सकते हैं और इनकी तरह ताकत तो हम पे होगी नहीं। वही तो चलो। डिनर करने के बाद वापस हम रूम पर आ गए हैं और रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया। जहां पर हम खाना खाने के लिए गए हुए थे वहां पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सभी लोग श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वहां पर खाना खाने के लिए रुके हुए थे और आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई और दर्शन करके बहुत बढ़िया लगा। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था जब मैं उज्जैन से डायरेक्ट महाराष्ट्र के लिए निकली थी कि आप श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर दीजिए, वहाँ पर से नज़दीक था। तो उस टाइम तो हमको ऐसा लगा कि हमको महाराष्ट्र जाना चाहिए एक बार, वहाँ से घूम के जब वापसी इसी रूट से आना है तो बाद में दर्शन कर लेंगे। किसी मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखी। ये इसलिए हुआ क्योंकि श्रृंगार जब वो भगवान जी का करते हैं ना तो आधा घंटे के लिए मंदिर दर्शन करने के लिए बंद किया जाता है, तभी लाइन बढ़ती गई तो इसलिए बहुत ही भयंकर, भाई क्या बोलें, इतना भयंकर तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।